हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जे चैनल। आई एम समीर चिंचोलीकर, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है हाइपरबोला का, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपकी जो जेई लाइव डेली की सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपके साथ में नमो सर, पारस सर, मैं और जयंत सर जो भी यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को आपको यहाँ पे मिस आउट नहीं करना है। आज का यहाँ पर आपका हाइपरबोला का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने यहाँ पे लेक्चर के नाम में ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे एसिम्प्टोट्स और साथ ही साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फाइनली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक्स थोड़े से अलग हटके हैं। इसके पहले हमने जो भी यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े थे वो काफी कुछ इलिप्स के साथ में मैच हो रहे थे और हम बोल रहे थे यार बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास में यहाँ पे हाइपरबोला वाली इक्वेशन आ जाएगी। और उसके बाद में हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। सो लास्ट दो लेक्चर्स में यहाँ पर हमारा जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग था वो बहुत कम था। हमने ज्यादा करके यहाँ पे फोकस किसके ऊपर किया था, अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे हाइपरबोला के, उसके ऊपर फोकस किया था, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नया सीखना है तो हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों यहाँ पर आपके साथ में जो भी टीचर्स हैं सारे ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मैंने जो अपना मास्टर्स है वो IIT रुड़की से किया है, ठीक है। और मेरे पास 10 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस हमारी बाकी टीम मेंबर्स के पास भी है। तो आपने अगर यहाँ पे अभी तक भी अनअकैडमी जेई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सबसे पहले वो काम करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको जो क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है एक ही सिंगल प्लेस पे मिल रहा है, एक ही सिंगल चैनल पे मिल रहा है, ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर्स देन डू शेयर दिस लेक्चर्स विद द हैशटैग JLiveDaily, ताकि और भी बच्चों तक हम पहुंच पाए और उनकी यहां पर मदद कर पाए, ठीक है। इस पूरे चैनल का, इस पूरे रिवॉल्यूशन का जो मेन मकसद है वो ये है कि यार बच्चों के पास क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, और उसी के लिए अनअकैडमी जे चैनल बच्चों चल रहा है, ठीक है। और बच्चों अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो हम सारे टीचर्स के साथ में तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐप होती है जिसके अंदर आप यहाँ पे चैट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर हमारा अनअकैडमी जेई नाम से एक ग्रुप है जिसके अंदर लगभग 30,000 बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको अगर वो ज्वाइन करना है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, tinyurl.com/JLiveChat, ठीक है। ये अपने मोबाइल ब्राउजर में जाके लिखो आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड द टेलीग्राम ऐप, ताकि आपको डायरेक्टली उस ग्रुप में एंटर होने की परमिशन मिलेगी जहां पर हम बच्चों के साथ में रेगुलरली नोट्स और अपडेट शेयर करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट इज नाउ दिस tinyurl.com/jmobile। आप अभी के अभी अपने मोबाइल के ऊपर ये अपने ब्राउजर में जाके लिख के देखो तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द जे लाइव डेली लेक्चर्स जो यहाँ पर आपके साथ हमने लिए हैं इन पास्ट 8 to 10 मंथ्स, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर ये लगेगा कि यार मुझे कोई पर्टिकुलर लेक्चर रिवाइज करना है देन आप एक सिंगल पेज के थ्रू ये काम कर सकते हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करो, इसको अपने मोबाइल ब्राउजर में लिखने के बाद में इस चीज को आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर क्या कर लो, पिन कर लो, डेस्कटॉप के ऊपर आप इसको सेव कर लो, ताकि एक सिंगल क्लिक में आप यहाँ पे सारे लेक्चर्स एक्सेस करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपका टाइम बचेगा बच्चों, इसको बनाने में हमें काफी टाइम लगा लेकिन इट इज वर्थ इट। आपको यहाँ पे जो है कन्वीनियंस तो बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों अनअकैडमी प्लस के बारे में जाने बिना हम अपने सेशन को कभी भी स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अनअकैडमी प्लस एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम चारों ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं और इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स है जिनसे आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि यहां पर सबसे पहली बात है कि लाइव क्लासेस होती हैं, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करके टीचर पढ़ाता है, ठीक है। अब लाइव क्लासेस में यहाँ पे जो पोल वाला फीचर है वो अगर यहाँ पे टीचर यूज करता है तो उसको पता चलता है यार कितने बच्चे कितने समय में यहाँ पे क्वेश्चन सही तरीके से कर पा रहे हैं, ताकि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनको टीचर ज्यादा अच्छे से गाइड करेगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है नॉर्मल क्लासरूम में कभी भी पॉसिबल होती ही नहीं थी, है ना। यहाँ पर हमेशा क्या होता था यार, पीछे वाले बच्चे जो हैं वो बेचारे पीछे छूट जाते थे, आगे फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं वो आंसर देते थे तो टीचर आगे निकल जाता था। ये हमारे क्लासेस में नहीं होता है। अनअकैडमी प्लस इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सारे बच्चों का केयर लिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों आपको ये फील तो हुआ होगा कि आप जब भी कोई एक रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो तो आपको कहीं ना कहीं डाउट आते हैं और वो डाउट पड़े रह जाते हैं, ठीक है। अगर वो डाउट पड़े रह जाएंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि यार आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। वो अनअकैडमी प्लस पे कभी नहीं होता है, क्योंकि अनअकैडमी प्लस के ऊपर डाउट क्लियरिंग सेशंस डेडिकेटेडली रखे जाते हैं, हर टीचर रखता है ताकि बच्चों के डाउट्स टेक केयर किए जाए, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों आपको अगर यहाँ पे टेस्ट करना है कि आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं, आप यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज की जरूरत मिलती है, ठीक है, जो आपको अनअकैडमी प्लस पे देने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे ओवरऑल रैंक पता चलेगी यार आप इंडिया में स्टैंड कहाँ करते हो। अगर आपको पता चलेगा कि आप कहीं बहुत अच्छे स्टैंड करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी प्रिपरेशन कम पड़ रही है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपने और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच मेक अनअकैडमी प्लस अ रियली अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन तरीके से ही यहाँ पर सारी जो है एग्जाम की तैयारी हो जाएंगी और अनअकैडमी प्लस उसमें सबसे ऊपर रहने वाला है।
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों एजुकेटर्स की टीम है वो भी बहुत अमेजिंग है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो बच्चों को यहाँ पे पूरी तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात जैसे मैंने बताई, आप यहाँ पे अपने डाउट किस तरह से पूछ सकते हो। आप अपने डाउट पूछने के लिए केवल मोबाइल से फोटो लोगे और उसको अपने क्लास में, लाइव क्लास में अपलोड कर दोगे ताकि टीचर उसको डिस्कस कर पाएगा। नाउ दीज फैसिलिटीज आर नेवर सीन बिफोर फैसिलिटीज, ठीक है। और आपको अगर ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है देन अनअकैडमी प्लस का आपको बच्चों सब्सक्रिप्शन जरूर लेना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज अ पेड सब्सक्रिप्शन बट इट इज टोटली वर्थ इट बिकॉज ऑफ दीज फैसिलिटीज, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि यार आपका जो भी आगे आने वाला मेंस है अप्रैल वाला, ठीक है, और उसके बाद जो आने वाला आपका एडवांस का एग्जाम है उसके लिए डेडिकेटेड एक रैंक बूस्टर कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और रैंक बूस्टर कोर्स पे आप अगर आते हो तो आपको यहाँ पे अलग से प्रैक्टिस के लिए क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस में आपको सिखाया जाता है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बाद आपके टेस्ट लिए जाएंगे। सो इट इज ए फुल ऑन कोर्स ताकि आपका यहाँ पे जो है आगे आने वाला अप्रैल मेंस जो है वो संभल जाए, ठीक है। काफी सारे बच्चे यहाँ पे जो है जनवरी वाले मेंस के साथ में खुश नहीं है, उनको और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो दैट इज व्हाट वी एम बाय टेकिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। लेकिन आपके बच्चों लॉन्ग टर्म कोर्सेज तो चल ही रहे हैं, आपके यहाँ पे 11th और 12th के लॉन्ग टर्म कोर्सेज तो चल ही रहे हैं। आपको अगर लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए ज्वाइन करना है देन यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन यहाँ पर ये बात सबसे अच्छी है कि आपने अगर अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आप अगर अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट बन गए हो तो जो भी नया कोर्स आएगा यू आर एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप किसी भी एक कोर्स या किसी भी एक टीचर को सब्सक्राइब कभी नहीं करोगे, आप अपने गोल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। वो आपको कब समझ में आएगा, जब आप एक्चुअली सब्सक्रिप्शन परचेस करने की कोशिश करोगे। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके अंदर जो प्लस सेक्शन दिखेगा उसमें अपने गोल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। यहां से आपसे कोई नहीं पूछेगा कि यार आप कौन से कोर्स पढ़ना चाहते हो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हो कि आप डाउट क्लियर करना चाहते हो, आप बेसिकली क्या गोल अचीव करना चाहते हो, दैट इज द ओनली क्वेश्चन द ऐप विल आस्क यू, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे IIT JEE सिलेक्ट किया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है, हमारे लिए यहाँ पे अभी IIT JEE इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर यहाँ पे IIT JEE को क्लिक करके सब्सक्रिप्शन लोगे तो मैंने आपको जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज बताई है वो डे 1 से आपके लिए ओपन हो जाएंगी। साथ ही साथ जो पिछले लेक्चर्स हैं आप उनका भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कंटेंट स्टडी कर सकते हो। जो पिछले आपके कोर्सेज थे उनमें जो टीचर्स ने आपके साथ में मटेरियल शेयर किया है आप वो भी डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज रियली रियली अमेजिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बच्चों को यहाँ पे इधर उधर जाने नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे सारी ही फैसिलिटीज मिलेंगी जो आपके रैंक को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इसलिए हम इसके बारे में बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे फिर से आपके पास जो टाइम स्लॉट्स हैं वो क्या क्या है, आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई 1 महीने के लिए भी कर सकते हो, 24 महीने के लिए भी कर सकते हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहाँ पे कितने समय के लिए कनेक्टेड रहना चाहते हो। सबसे आइडियल टाइम तो वैसे 1 साल और 2 साल का है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कोर्सेस हैं JEE के वाले, तो JEE वाले कोर्सेज काफी लॉन्ग सिलेबस वाले कोर्सेस होते हैं। जितने समय के लिए आप कनेक्टेड रहते हो उतना ज्यादा आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो पाता है, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज एंड दीज आर द मोस्ट अफोर्डेबल टाइमिंग्स जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि आप ऑलरेडी अनअकैडमी JEE के स्टूडेंट हैं, आप हमेशा समीर लाइव कोड यूज कर सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिले और आपकी प्राइसेस और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट कि यार बच्चे अब घर बैठे इस लेवल की पढ़ाई एक्चुअली अटेन कर सकते हैं जिसके लिए उनको पहले दूसरे सिटीज में जाना पड़ता था, ठीक है। नाउ दैट इज रियली एक्साइटिंग, है ना। और मैं कभी कभी अपनी प्लस क्लास में पूछ लेता हूं कि यार मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, आपको ठंड लग रही है क्या, या फिर आप कहाँ से हो, है ना। तो बच्चे यहाँ पर बताते हैं ना कि यार एक बच्चा बोल रहा है कि वो आगरा से, एक बच्चा बोल रहा है कि वो कानपुर से, एक बच्चा बोल रहा है कि वो केरला में किसी सिटी से है। तो यार ये जो आपका पूरे इंडिया का क्राउड है वो जब एक जगह आएगा तो जो यहाँ पर बात बनती है डिस्कशन में वो तो एक अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। सो आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए एंड समीर लाइव कोड इज ऑलवेज देयर फॉर यू फॉर 10% डिस्काउंट। आप इसका यूज करो और अपनी क्लासेस यहाँ पे लेना स्टार्ट करो, क्योंकि एक डेडिकेटेड कोर्स का थोड़ा इंपॉर्टेंस तो बच्चों होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज यहां पर भी आपको पूरी तरह से हेल्प की जा रही है ऑन अनअकैडमी JEE चैनल, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आप यहां पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप अनअकैडमी JEE चैनल को ही पूरे डेडिकेशन से अगर यहां पर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का डिस्कशन। दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ हाइपरबोला एंड वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ एसिम्प्टोट्स फाइनली, ठीक है। और एसिम्प्टोट्स वैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक है, एक बार और कंफर्म कर लेना। लेकिन इसको पढ़े बिना
हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तक नहीं जा सकते, इसलिए हमें बीच में एसिम्प्टोट्स तो जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एसिम्प्टोट्स का बच्चों यहाँ पे आपको बुक में बहुत बड़े बड़े डेफिनेशंस मिल सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस मिल सकते हैं। मुझे जो यहाँ पे सबसे सिंपल लगता है वो ये है, क्योंकि इसका लेंथ सबसे कम है ना, यहाँ पे इसको समझना भी सबसे आसान है, ठीक है। इट इज टेंजेंट एट इंफिनिटी। आप अपने कर्व के ऊपर इंफिनिटी वाले किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अगर बनाओगे तो जो लाइन मिलेगी वो आपको यहाँ पे एसिम्प्टोट्स बोली जाती है, उनका नाम यहाँ पे एसिम्प्टोट्स रखा जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में जो कर्व है वो कौन सा है, अभी हमारे पास में हाइपरबोला है, ठीक है। तो हाइपरबोला की जो एसिम्प्टोट्स होती है वो कैसे दिखती है, सबसे पहले वो विजुलाइज कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे यार इनकी इक्वेशंस कैसे आने वाली है, ठीक है। तो बच्चों आपके पास में जो रेड कलर का कर्व है ये तो हाइपरबोला, ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं ना, आज 5वां लेक्चर है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर की लाइन से बीच में जो क्रॉस बना हुआ है ये है आपकी एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स क्या है, बेसिकली कर्व को टेंजेंट होना तो चाहती हैं, कर्व को टेंजेंट होना तो चाहती हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो फाइनली कहां जाके मिलेगा, वो इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, मतलब कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज वेरी सिमिलर टू सेइंग दैट पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब बेसिकली कभी नहीं इंटरसेक्ट करती, ठीक है। वैसे ही हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, दिस इज टेंजेंट एट इंफिनिटी, मतलब बेसिकली यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी निकल के आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो कहां आएगा, वो बेसिकली इंफिनिटी पे, मतलब बहुत दूर जाके आएगा। क्लियर हो रहा है। सो इस टाइप की जो दो लाइंस आप यहां पे देख रहे हो, तो हर एक हाइपरबोला की दो एसिम्प्टोट्स होंगी, ठीक है। हर एक हाइपरबोला की दो एसिम्प्टोट्स होंगी। हम अपने स्टैंडर्ड हाइपरबोला की सबसे पहले एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन है वो तो सारे बच्चों को पता है, ठीक है, और ये डेफिनेशन भी आप सबको पता चल गई। क्या आपको यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन भी मैंने पढ़ा दिया है, यस, मैंने आपको हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ा दिया है। हम कहीं ना कहीं यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला यूज करके अपने फाइनल इक्वेशन तक पहुंचना चाहेंगे एसिम्प्टोट्स की, ठीक है। तो यहां पर सारे बच्चे ध्यान से देखें कि मैं किस तरह से प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या सोचना चाहिए, अच्छा मैंने आपको एक स्लो फॉर्मेट में टेंजेंट का इक्वेशन याद करवाया है, ठीक है। स्लो फॉर्मेट में मैंने आपको टेंजेंट का इक्वेशन क्या याद करवाया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस, ये याद करवाया। और हर बार जब भी मैंने आपको स्लो फॉर्मेट में कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन बताइए, उसके बाद मैंने आपके साथ में क्या डिस्कस किया है कि उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला कितना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला इस बार मैंने आपको कितना बताया है, प्लस माइनस a स्क्वायर m अपॉन सी कॉमा b स्क्वायर अपॉन सी, ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। ओके, यहां पर भी प्लस माइनस आता है। तो अब यहां पर बाय डेफिनेशन हमारा जो एसिम्प्टोट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां जाना चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाना चाहिए इंफिनिटी पे, इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी, बहुत ऊपर जाना चाहिए उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बहुत दूर जाके और बहुत ऊपर जाके कहीं आपको यहां पे टच होते हुए ऐसा नजर आएगा, कौन, लाइन और हाइपरबोला, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब आपको क्या चाहिए आंसर, आपको इंफिनिटी आंसर चाहिए यहां पे। अगर आपको यहां पे इंफिनिटी आंसर चाहिए तो आप यहां पर देख सकते हो यार ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स है ये तो फाइनाइट टर्म्स हैं। अगर न्यूमरेटर वाली टर्म्स फाइनाइट है देन इन दैट केस अगर आपको यहां पे इंफिनिटी जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, c को 0 करना पड़ेगा। और c क्या होता है आपका, आपका जो c है वो होता है ये वाला वैल्यू, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप अगर इस डिनोमिनेटर को 0 कर दोगे तो आपके पास में यहां पे जो कंडीशन आएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, है ना, बाय डेफिनेशन। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर करने पे a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड दैट विल गिव अस m स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन a एंड दैट इज हाउ वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर स्लोप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस b अपॉन a होना चाहिए। क्लियर है, क्या होना चाहिए, प्लस माइनस b अपॉन a होना चाहिए। यहां तक बात है सारे बच्चों को समझ में। अगर आपकी m की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन a है तो आप यहां पे डाल के अपना टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन तो क्या है हमको पहले से पता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन आ जाएगा, यस और नो, हमारे पास में अल्टीमेटली एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इट नाउ, ठीक है। तो आपका इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई a इंटू एक्स, क्योंकि आपने c को तो 0 कर ही दिया है ना, आपने यहाँ पे c को तो 0 कर ही दिया है, आपने इस क्वांटिटी को तो 0 कर ही दिया है। अगर आपने c को 0 कर दिया है तो और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इस केस में आपका जो लाइन है वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। मतलब आपका एसिम्प्टोट कहां से पास हो रहा है, आपका जो एसिम्प्टोट है वो हाइपरबोला के सेंटर से पास हो रहा है, हाइपरबोला के सेंटर से बनता है एसिम्प्टोट हमेशा।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ऑलराइट, तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि यार एसिम्प्टोट जो है सेंटर से बनेंगी और उसका स्लोप क्या क्या होगा, आपको अगर उसकी इक्वेशन समझ में आ गई है, तो हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि ओहो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाएगा, आई विल इंप्रूव दैट इन द नोट्स, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ में क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहां पे दोनों इक्वेशंस अच्छे से पहले लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपके पास में एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस b बाय a इंटू एक्स। सो ये इक्वेशन कैसे दिखाई देगी आपको? अल्टीमेटली यहां पे b से डिवाइड कर रहा हूं मैं, b से डिवाइड कर रहा हूं और उसको राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, तो हो जाएगा x बाय a माइनस y बाय b इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन ऐसी लिखी जा सकती है। देयर इज अ रीजन कि मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास में? दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। तो ये कैसे कन्वर्ट होने वाली है? आप फिर से यहाँ पे b से डिवाइड करो और उसके बाद में x बाय a वाली क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो हो जाएगा x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 0। हमारे पास में अब दो इक्वेशन है, अगर अब मुझे इनका पेयर का इक्वेशन निकालना है तो एक सिंपल सा काम कर सकता हूं मैं, इन दोनों इक्वेशंस को बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप यहां पे देख सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपका इक्वेशन का जनरेट हो रहा है, आपका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देख के हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए। ये इक्वेशन देख के हमें अच्छा क्यों लगना चाहिए? क्योंकि अगर यहां पे राइट साइड में 1 होता तो ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती। मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन को देखते हुए आप अगर आप अगर यहां पे पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालना चाहोगे तो केवल कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करना होता है, बाकी यहां पर जो अरेंजमेंट है वो तो वैसा का वैसा दिखाई देगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी आर ड्रॉइंग फॉर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन है वो काफी कुछ कैसी है, हाइपरबोला की इक्वेशन जैसी ही है, कांस्टेंट का यहां पे डिफरेंस है बस। ठीक है, ओके, तो यहां पर आपने इंडिविजुअल एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन देख ली है और आपने यहां पे पेयर की इक्वेशन भी देख ली है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज पहले पता होना चाहिए। अगर इनका यूज हम कर पाएंगे किसी क्वेश्चन में तो हमें यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, बट दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट एसिम्प्टोट्स कि एसिम्प्टोट्स आखिर यहां पे इक्वेशन क्या जनरेट करती है। ठीक है, देखते हैं यहां पे आपके पास में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि यार आपका जो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है उन दोनों का ही एसिम्प्टोट सेम है। मतलब एसिम्प्टोट क्या है, हाइपरबोला किस लाइन को आगे जाके टच कर रहा है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी उसी लाइन को आगे जाके टच करने वाला है। ये हम यहां पे आपको याद दिलाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव द सेम एसिम्प्टोट। ठीक है, दूसरी बात यहां पर फिर से includes the discussion of conjugate hyperbola. The equation of pair of asymptotes, अभी बच्चों मैंने आपको पेयर का इक्वेशन बताया था। The equation of pair of asymptotes differ from the equation of hyperbola or conjugate hyperbola by a constant quantity only. ठीक है, इस चीज को आप एक बार फिर से एनालाइज करके देखो। आपका जो हाइपरबोला है उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। और आपका जो एसिम्प्टोट अभी आया है ना, उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों की तीनों एक जैसे लग रहे हैं, बस राइट साइड में कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज हो रही है। लेकिन इसको और डीप में सोचो, कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज तो हो रही है लेकिन वो चेंज भी बहुत सिस्टमैटिक है। आप यहां पर क्या देख सकते हो कि आप अगर हाइपरबोला से एसिम्प्टोट तक पहुंचने के लिए अपने कांस्टेंट क्वांटिटी को 1 से रिड्यूस कर रहे हो तो फिर एसिम्प्टोट से कॉन्जुगेट हाइपरबोला तक आने के लिए भी आपको कांस्टेंट को 1 से ही रिड्यूस करना है। मतलब ये जो आपका डेल्टा है एग्जैक्टली सेम डेल्टा नीचे भी है। जो ऊपर वाले दो इक्वेशंस का डिफरेंस है वही नीचे वाले दो इक्वेशंस का भी डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है? ये आपको क्वेश्चंस में यूज करना होगा, दैट्स व्हाई आई एम रिमाइंडिंग इट वंस अगेन। ठीक है, कि आपका यहां पर जो आइडिया है वो क्या है कि आपका हाइपरबोला और एसिम्प्टोट में जितना कांस्टेंट का डिफरेंस होता है उतना ही डिफरेंस एसिम्प्टोट और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में भी होता है।
ठीक है। सो वी विल ट्राई टू यूज दिस कंसेप्ट इन वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इज दिस कि आपके पास में द असिम्प्टोट्स जब भी बनेंगी तो हमेशा सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से ही आपकी असिम्प्टोट पास होंगी। ये समझना बहुत ही आसान है क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है। ये सुनो, 0 0 आपने एसिम्प्टोट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिन से पास होने वाला लाइन हो जाएगा। लेकिन यहां पे आप सिमेट्री देख पा रहे हो क्या? आपका जो यहां पे दोनों एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन है वो अगर एक एसिम्प्टोट थीटा एंगल ऊपर है सो दूसरी एसिम्प्टोट थीटा एंगल नीचे है, और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस क्या हो गया, उसका बाइसेक्टर हो गया। एक्स एक्सिस एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स का बाइसेक्टर हो गया। और वैसे ही आप अगर यहां पे फाई एंगल मानोगे तो आपका वाई एक्सिस भी जो है वो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। यहां पर आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है किसी भी हाइपरबोला के, वो क्या होते हैं, एसिम्प्टोट्स के एंगल बाइसेक्टर होते हैं। अगेन वी माइट बी रिक्वायरिंग दीज रिजल्ट्स इन डूइंग क्वेश्चंस ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज दिस कि आप यहां पे एक बहुत ही सुंदर सा फिगर बना सकते हो, है ना। ये फिगर आपको याद होना चाहिए कि आप अगर एक ही प्लेन में हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करके रखते हो और उसके साथ साथ यहां पे 4 और टेंजेंट्स बनाओगे। कौन कौन से पॉइंट पे? जो आपका हाइपरबोला है उसके यहां पे टेंजेंट एट वर्टेक्स, और जो आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसके भी टेंजेंट एट वर्टेक्स, जो मैंने यहां पे डॉटेड से शो किया है। तो आपके पास में एक बहुत ही नीट फिगर बनेगा जिसमें आपको यह पता चलेगा कि यार ये जो डॉटेड रेक्टेंगल बना है उसके जो डायगोनल्स हैं वो एसिम्प्टोट्स ही हैं। ये आपका एक बहुत ही बढ़िया एक सिमेट्री वाला फिगर है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इसका यूज करने की जरूरत पड़े। क्या है यहां पे, एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूं आपको। द एसिम्प्टोट्स ऑफ the asymptotes of a hyperbola are the diagonals of the rectangle formed by the lines through the extremities of each axis parallel to other axis, ठीक है। each axis parallel to other axis, ठीक है। यहां पर ज्यादा अच्छे से फिगर आपको कैसे समझ में आएगा कि आप दोनों यहां पे प्लॉट कर लो, हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर बच्चों जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने एसिम्प्टोट के बारे में डिस्कस कर ली हैं। नाउ वी कैन एक्चुअली मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिर से यहां पे डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इसके बनने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप ये रियलाइज करोगे यार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो एक्चुअली उसने आपका काम आसान कर दिया है, मुश्किल नहीं हुआ है, आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली एक ऐसा हाइपरबोला है जिसके अंदर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है बच्चों, 2a के बराबर, और आपका लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है, 2b के बराबर। अगर इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो 2 कैंसिल करके मतलब आप सीधे सीधे बोलना क्या चाह रहे हो, आप बेसिकली ये बोलना चाह रहे हो कि आपका a और b का वैल्यू इक्वल हो गया। आपको जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसके अंदर अगर आप a और b का वैल्यू इक्वल कर दोगे, दोनों का वैल्यू a कर दोगे, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंस्टेड ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। तो उस a स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसी वजह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली बात तो बच्चे ये ध्यान रखेंगे, 3 स्टार इसलिए लगाए क्योंकि दिमाग में बच्चों के कचरा होता है, ठीक है। उनके दिमाग में क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है कि बस आपको ए और बी की वैल्यू इक्वल करना है। क्या इस हाइपरबोला में ए और बी की वैल्यू इक्वल है? यस, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब वो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर क्या होता है वो समझेंगे आगे चल के, लेकिन ये भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही इक्वेशन है। इस बात को सबसे पहले आपने ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप यहां पे समझ चुके हो कि यार a और b की वैल्यू इक्वल करते से जो हाइपरबोला बनता है उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, तो आप क्या यहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मुझे अलग से एक्सेंट्रिसिटी निकाल के बता सकते हो? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पे जो e का वैल्यू होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस जो आपका b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है वो कैसे नजर आएगा आपकी बार, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि आपका जो b का वैल्यू है वो तो a के ही बराबर है, तो a स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बनेगा और इसका मतलब आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी हमेशा ही कितना आएगा, √2 आएगा। इट डजंट मैटर कि यहां पर क्या लिखा है, यहां पे 2 स्क्वायर लिखा है, 3 स्क्वायर लिखा है, 100 स्क्वायर लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर है तो उसका एक्सेंट्रिसिटी कितना आएगा, √2 के बराबर आएगा। बहुत बढ़िया, बच्चे यहां पे आंसर कर पा रहे हैं लाइव चैट में। इसी तरह से बस देखते जाएं आगे।
नेक्स्ट एसिम्पटोट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने यहाँ पे अभी अभी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन देखी है, ठीक है। हमने क्या देखा है एसिम्पटोट का इक्वेशन? हमने बोला है कि आपका स्लोप प्लस माइनस बी बाय ए होना चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन में स्लोप आपका प्लस माइनस बी बाय ए होना चाहिए, लेकिन अगर b और a की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो प्लस माइनस 1 होना चाहिए। और इसीलिए यहां पर आपके पास में जो आ रहा है कंडीशन वो क्या है कि आपका एसिम्पटोट्स का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, क्योंकि a और b आपस में इक्वल हैं तो b अपॉन a कैंसिल हो गया आपस में। तो आपका यहां पर जो एसिम्पटोट है वो बहुत ही बढ़िया एसिम्पटोट आ रहा है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। यहां तक बात क्लियर हुई सारे बच्चों को? y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है। अब इसीलिए क्योंकि आपको पहले एसिम्पटोट पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना, वो क्यों, वो अभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम अब अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाइपरबोला तो वही है, कौन सा वाला हाइपरबोला? ये वाला हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आप जब इसकी एसिम्पटोट्स को प्लॉट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक एसिम्पटोट का इक्वेशन है आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरे एसिम्पटोट का इक्वेशन है आपके पास में y इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक y इज इक्वल टू एक्स, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक 45 डिग्री, एक माइनस 45 डिग्री। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? ऊपर 45 नीचे 45, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर हो गई। और शायद इसीलिए यहां पर इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पड़ा है, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे हमने इसका नाम रेक्टेंगल या फिर इक्विलेटरल हाइपरबोला भी इसी चीज को बोलते हैं। इक्विलेटरल क्यों रखा होगा? क्योंकि यहां पे इक्वल है, ए और बी के वैल्यूज इक्वल है, इसलिए इसको इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलना स्टार्ट किया होगा। रेक्टेंगुलर क्यों बोलना स्टार्ट किया होगा? क्योंकि यहां पे 90 डिग्री जैसी चीजें नजर आ रही है जो रेक्टेंगल में दिखती है हमें, ठीक है। वैसे कुछ यहां पर बनना स्टार्ट होगा, इसलिए यहां पर इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पड़ा है, ठीक है। सो अब यहां पर हमें क्या सहूलियत यहां पे मिलने वाली है? हमें यह सहूलियत मिलने वाली है कि आप अगर इस पर्टिकुलर फिगर को गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करके देखोगे, थोड़ी सी नहीं, 45 डिग्री पे टेढ़ी करो, ठीक है। किस साइड करो? राइट साइड झुकाओ अपनी गर्दन को, राइट साइड 45 डिग्री से अगर झुकाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो आपका ग्रीन लाइन है ये आपका लाइन y एक्सिस है, और ये जो आपका ग्रीन लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला, वो आपका x एक्सिस है। और आपका जो हाइपरबोला है वो कहां लाई कर रहा है? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दिख रहा है सारे बच्चों को? क्या ये विजुलाइज हो पा रहा है सारे बच्चों को? आप इसी फिगर को देख रहे हो लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होकर देख रहे हो, ठीक है। कितना? 45 डिग्री से। तो यहां पर इसका मतलब हम जो आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं, जो सब बच्चों को पता है, क्योंकि आपने यहाँ पे पीवी वाला ग्राफ पढ़ा हुआ है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा, फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो आपको वो ग्राफ पता है, मुझे पता है कि आपको इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ पहले से आता है, ठीक है। नहीं भी आता तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज डाल के इसका ग्राफ तो निकाल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग कि यार ये हाइपरबोला जो अभी तक ऐसा नजर आता था, कैसा नजर आता था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एकदम से एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैसे हो गया? तो वो ऐसे हो गया कि हम क्या करने वाले हैं, अपना जो यहां पर ओरिजिनल एक्सिस है उसको छोड़ के एक नए एक्सिस के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। और ये कौन सा एक्सिस होगा? ये ग्रीन कलर की जो हमारी एसिम्पटोट्स हैं उनको हम हमारा एक्सिस बनाना चाहेंगे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? ओरिजिनल एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से अगर मैं अपने ब्लैक वाले एक्सिस को रोटेट कर दूंगा तो क्या एग्जैक्टली ग्रीन वाले के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा? वो ब्लैक वाला एक्सिस 45 डिग्री से रोटेट करने पे ग्रीन वाले के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। तो यहां पर रोटेशन की मदद से हम अपना आंसर निकालने वाले हैं। और रोटेशन ऑफ एक्सिस का कंसेप्ट मैंने आपको कब पढ़ाया है? स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में पढ़ाया है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। जहां मैंने आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ाया था, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, सो मेरे पास यहां पे कन्वर्जन का फॉर्मूला ऑलरेडी है, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी फॉर्मूला याद है तो आप यहां पे कंफर्म कर सकते हो कि सही लिखा है। अगर आपको याद नहीं है तो आप अभी याद कर लो, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ओके तो आपके पास में यहां पे सबसे पहले तो है कि यार आपको वो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर तक पहुंचना है, और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर तक पहुंचने के लिए यहां पर करना क्या है हमें समझ में आ गया। क्या करना है? एज द एसिम्पटोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर एट राइट एंगल्स, they can be considered as the new coordinate axis by rotating the original by 45 degrees in clockwise direction. ओरिजिनल एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मिलेगा, और 45 डिग्री से रोटेट करने से आपके पास में जो नया वैल्यू आएगा किसका?
एक्स डैश और वाई डैश का, ऑब्वियसली आपके ओरिजिनल वाले कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई हैं तो नए वाले कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा वो तो आपको पहले निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें लेकिन यहां पे पता चल गया है कि यार थीटा की वैल्यू मुझे क्या डालनी है, मुझे थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए 45 नहीं -45 डिग्री डालनी है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर -45 डिग्री डालना स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास में एक्स डैश का एक्सप्रेशन कितना आएगा, एक्स डैश वाई डैश क्या है बच्चों, आपके नए वाले एक्सिस के इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आएगा कॉस के अंदर -45, तो ये तो +1/√2 ही होने वाला है, तो x/√2 बनेगा। और साइन के अंदर -45 मतलब कितना हो जाएगा, -y/√2 हो जाएगा, -y/√2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और आपका जो y डैश है वो कैसे बनेगा, यहां पर आपका y डैश के साथ में -x sin थीटा है, तो जब यहां पे -45 डिग्री डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x/√2। और क्या होगा यहाँ पे, जो आपका आगे वाला पॉइंट है उसके अंदर cos ऑफ -45 डिग्री डाल के देखो, -45 डिग्री डालने के अंदर यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे +1/√2 ही आने वाला है। क्लियर होता है। तो ये आपके इक्विवेलेंट्स है। अगर आपको कभी भी ये एक्सप्रेशंस पुराने वाले इक्वेशन में नजर आएंगे तो आप उनको नए वाली इक्वेशन के लिए x डैश y डैश से रिप्लेस कर सकते हो। ये वाली बात समझ में आ रही सारे बच्चों को, क्लियर हो रहा है। तो करते हैं, यहां पे हम ये वाला एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ऑलरेडी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इक्वेशन है वो क्या है, x² - y² = a²। अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x - y × x + y = a²। लेकिन अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर नीचे √2 नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें अगर नीचे √2 नहीं है तो मैं √2 से डिवाइड कर देता हूं, इसको भी √2 से डिवाइड कर देता हूं। मतलब मैंने बेसिकली 2 √2 से डिवाइड किया है LHS में, तो मुझे RHS में भी 2 √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 √2 मतलब कितने हो जाएंगे, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है आपको, कहीं पर भी आपको पुराने वाले कोऑर्डिनेट्स में अगर x - y/√2 नजर आएगा तो आप उसके प्लेस में x डैश लिख दो, तो यहां लिख देते हैं हम x डैश, ठीक है। तो हमने यहां पे x डैश लिख दिया, और वैसे ही x + y/√2 जो है उसके प्लेस में आप y डैश लिख सकते हो। और जैसे ही आप ये कारनामा करते हो आपके पास में प्रोडक्ट वाला यहां पे इक्वेशन मिल जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है। तो यहां पर आपका इक्वेशन कैसे बन रहा है, आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का x है, आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का y है, ठीक है, आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो y है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में कोई तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी जनरेट होती है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको हम c² यूजुअली बोलते हैं, ठीक है। और एक बात यहां पे बच्चों आपने नोटिस करना चाहिए कि क्योंकि आप जब इसको अब देखना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप इसको ऑलरेडी ग्रीन एक्सिस में हाइपरबोला का देखना स्टार्ट कर दोगे तो वही आपका मेन हो जाएगा ना, वही आपका मेन एक्सिस हो जाएगा। सो इट डजंट मेक सेंस टू राइट x डैश y डैश नाउ, क्योंकि हम ऊपर वाले को भूल जाएंगे और क्वेश्चन किस पे सॉल्व करेंगे, x डैश y डैश वाली इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे। सो ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्चुअली x और y यही हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी पूरी नोटबुक जो है उसको टेढ़ा कर चुके हैं ऑलरेडी, हम अपनी नोटबुक को टेढ़ा कर चुके हैं। तो अब हमारे लिए तो यही हमारा एक्स एक्सिस है और यही हमारा वाई एक्सिस है। आई बात समझ में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे नमो सर ने आपको बहुत बार पढ़ाया होगा, आपने चेंज ही कर डाला, ठीक है। तो अगर आपके यही एक्स और वाई हैं तो यहां पे डैश लगाने से भी कुछ खास मतलब नहीं है, हम डैश क्यों लगाएंगे, क्वेश्चन में आपको कभी भी डैश लगा हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ओरिजिनल और फाइनल इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, x × y = c²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो आप ढूंढना चाह रहे थे इतनी देर से। क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपको यहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन फाइनली कैसे आया वो समझ में आ गया। लेकिन यहां पे थोड़ा सोच के देखो, अगर ये आपका x और y एक्सिस है तो आपका अब हाइपरबोला कहां कहां चला गया, आपका हाइपरबोला चला गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कहां चला गया है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि आपकी गिनती यहां से स्टार्ट हो रही है, ये पॉजिटिव x ये पॉजिटिव y, ठीक है। तो आपका ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो आप अगर इसको अब ऐसा ना बना के इसको सीधा कर दो, आप इसको फिर से सीधा कर दो, ठीक है। तो आप इसको अगर सीधा कर दोगे तो आपको फिगर ऐसा नजर आएगा, ठीक है, ऐसा फिगर आपको नजर आएगा। हमने क्या किया, वो जो टेढ़ा था उसको सीधा कर दिया। तो आपका अब ये इक्वेशन आ रहा है, x × y = c² का आपका फिगर ऐसा बनेगा, हाइपरबोला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। यहां पर आप देख सकते हो कि यार आपने, क्योंकि यहां पे 45 डिग्री से चीजों को घुमाया है, ठीक है, तो अब आपके पास में जो पहले एक्स एक्सिस हुआ करता था वो अब नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या हो जाएगा, बीच से निकलने वाला लाइन हो जाएगा। मतलब ये y = x बनने वाला है आगे चल के,
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, ये लाइक ब्लैक लाइन। तो ये जो ब्लैक लाइन है जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये आपके हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है, वो वही रहेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस चेंज थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि अब आपकी इक्वेशन क्या होगी ट्रांसवर्स एक्सिस की। अब आपका ट्रांसवर्स एक्सिस पहली बात तो इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ में, मतलब वो 45 डिग्री यहां पे एंगल बनाने वाला है। और आपकी इक्वेशन इस वजह से हो जाएगी कितनी, y इज इक्वल टू एक्स। किसकी इक्वेशन बता रहा हूं मैं आपको, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन बता रहा हूं। कितनी बता रहा हूं, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। कॉन्जुगेट मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए होंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे जो मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं, उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये बहुत बढ़िया है कि आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y इक्वल टू एक्स है। अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स है, तो क्या आप मुझे यहां पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। जस्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्टेक्स हम इस चीज को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कोनिक, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कोनिक विथ द ट्रांसवर्स एक्सिस। विद द एक्सिस है लेकिन यहां पे उसका नाम ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। तो मुझे ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स में अच्छी बात क्या है, ये दोनों पॉइंट्स y इक्वल टू एक्स के ऊपर भी लाई करते हैं और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के ऊपर भी लाई करते हैं। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के अंदर अगर मैं x इक्वल टू वाई कर दूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे प्लस या माइनस सी हो सकता है। और क्योंकि y इक्वल टू एक्स है तो y का भी वैल्यू यहाँ पे प्लस और माइनस सी होगा। मतलब आपका वर्टेक्स कितना निकल के आ रहा है बच्चों इस केस में, आपका जो वर्टेक्स है वो ऐसा लिखा जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस सी। यहाँ पे दो पॉइंट्स है सी कॉमा सी एंड माइनस सी कॉमा माइनस सी, सी कॉमा सी एंड माइनस सी कॉमा माइनस सी, आपके a और a' की वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर आपके पास में अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। अब यहां पे इस डेटा का हम यूज करके आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो यहां पे ध्यान से। अगर आपके पास में ऑलरेडी यहां पे वर्टेक्स की वैल्यू c कॉमा सी आ चुकी है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वर्टेक्स की वैल्यू आपकी c कॉमा सी आ चुकी, मतलब आप यहां तक a तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टली जाना चाह रहे हो c लेंथ और आप वर्टिकली जाना चाह रहे हो c लेंथ। तो इसका मतलब आप ओरिजिन से एक्चुअली कितना दूर हो, अगर आप a पे बैठे हुए हो तो ओरिजिन से कितना दूर हो, c√2 डिस्टेंस दूर हो, ये सुनो। तो आपका जो O से लेके A तक का डिस्टेंस है, सेंटर से लेके आपका जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो आपका c√2 डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, c√2। ये क्या है, ये आपका सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस है। तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस कितना होता है, a इंटू ई होता है। मतलब इसी डिस्टेंस के अंदर मैं एक्सेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अब इसमें फोकस कितना दूर जाके मिलेगा मुझे, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, a इंटू ई करूंगा ताकि मुझे यहां पे फाइनली फोकस का डिस्टेंस पता चले, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं e मल्टीप्लाई करूंगा तो e का वैल्यू कितना है, √2। अगर मैं c√2 के अंदर e मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं √2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास आएगा कितना, 2c। मुझे यहां पर पता चल गया कि यार ये जो पूरा डिस्टेंस है O से लेके फोकस तक का डिस्टेंस वो कितना है, 2c के बराबर है। अगर ये डिस्टेंस आपका 2c के बराबर है तो मुझे अब क्या यहां पे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल के बता सकते हो, यस वेरी इजी। फिर से क्या करेंगे, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम वाला फंडा यूज करेंगे। हमें यह पता है कि ये जो पॉइंट है y इक्वल टू एक्स के ऊपर है, मतलब आप जितना जितना आप हॉरिजॉन्टली चलोगे उतना ही आप वर्टिकली चलने वाले हो। तो आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना चलना पड़ेगा ताकि ओवरऑल यहां पे OS का डिस्टेंस 2c के बराबर हो जाए, √2c एंड √2c, ठीक है। कितना चलना पड़ेगा, √2c कॉमा √2c। पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई किया मैंने और कुछ खास काम किया नहीं है, ठीक है। और ये क्या होगा पॉइंट आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट होगा, लेकिन ऐसा ही आपको एक नीचे भी तो मिलेगा विच इज वॉट, s'। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू माइनस के साथ में आएगी। सो प्लस माइनस इसके आगे लगा लेते हैं। तो प्लस माइनस √2c कॉमा प्लस माइनस √2c, ये आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर के फोकस के वैल्यूज हैं। क्लियर होता है यहां तक सारे बच्चों को। डायरेक्ट्रिक्स तक चलते हैं। फिर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मुझे यार ये तो फिगर वाइज तो पता है कि यार फिगर में मेरा डायरेक्ट्रिक्स कहां पे आने वाला है। सो डायरेक्ट्रिक्स मेरा जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक्सिस कौन सा है, डॉटेड रेड लाइन जो दिख रहा है एक्सिस है आपका, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर जाना है आपको। इसके परपेंडिकुलर अगर जाओगे तो आपका ऊपर साइड भी एक इक्वेशन आएगा, नीचे साइड भी एक इक्वेशन आएगा, क्योंकि हमारे पास में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। हमें इनका इक्वेशन निकाल के बताना है। सो अब इसके लिए मैं आपके साथ में एक फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं।
फॉर्मूला कौन सा वाला है? आप एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हो जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से आपको पता है p लेंथ के बराबर है, और वो जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप है वो कितना एंगल अल्फा बना रहा है वो आपको पता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपका लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये लिखने से आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक बार में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अल्फा की वैल्यू यहां पे 45 डिग्री पता है, आपका जो डॉटेड लाइन है वो 45 डिग्री पे जा रहा है, और आपको यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है क्या? ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ग्रीन डायरेक्ट्रिक्स का, वो कितना होता है? वो a बाई ई के बराबर होता है। मतलब OA तक का जो डिस्टेंस आया है ऑलरेडी C√2, उसको अब E से डिवाइड कर दो, और E का वैल्यू कितना है? वो भी √2 है, तो √2 कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आपका यहाँ पे जो P का वैल्यू है वो किसके बराबर है? P का वैल्यू आपके यहाँ पे C के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमने C√2 को √2 से डिवाइड कर दिया। A बाई E पे होता है ना, A बाई E डिस्टेंस पे आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर मैं ये दोनों चीजें यहाँ पे यूज करूंगा तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। आपको जो P का वैल्यू है वो C है, और आपका जो अल्फा का वैल्यू है वो 45 डिग्रीज है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या होता है? आपका इक्वेशन होता है x cos अल्फा मतलब x अपॉन √2 प्लस y sin अल्फा मतलब y अपॉन √2 इज इक्वल टू p मतलब इक्वल टू c। तो यहाँ पे √2 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू √2c। अब जैसे आप यहाँ पे ऊपर गए थे वैसे आप नीचे भी जाना चाहोगे, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ c आप यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। क्लियर हो रहा है? एंड लास्ट हम यहाँ पे जो चीज यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं दैट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, यहां पर हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी मेहनत हमने पैराबोला के लिए करी थी। पैराबोला में हमने बोला था यार यहाँ पे आप ऐसे एक एक्सप्रेशन बनाओ जो डालते से आपको जो है पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है दिखाई दे जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे xy इक्वल टू c स्क्वायर सेटिस्फाई करवाना है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ लिखने की सोच रहा हूँ। क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? यहाँ लिख सकता हूं मैं आपके उसमें ct कॉमा c बाई टी फॉर एनी वैल्यू ऑफ t, एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ t। यहां पर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टी कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिखना बहुत ही आसान है, ct कॉमा c बाई टी। ठीक है, तो आपको अगर xy इक्वल टू c स्क्वायर के बारे में इतनी चीजें पता है, आप यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस अब टैकल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं आपके साथ में क्या डिस्कस नहीं कर रहा हूं और जो आपको बुक्स में मिलेंगे वो भी यहां पे मेंशन कर देता हूं। मैं यहां पर आपके साथ में अलग से टेंजेंट का इक्वेशन नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अलग से मैं नॉर्मल का इक्वेशन नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अलग से मैं कॉर्ड कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स का इक्वेशन डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है, आपको अगर ये सारी बातें समझ में आई हैं, देन आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू गो एंड रीड दोस कंटेंट ऑल्सो। उसमें भी आपको मजा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम स्किपिंग दैट। आप लेकिन यहाँ पे अपनी जो है तैयारी जो है आगे बढ़ा सकते हो बाय डूइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा आपको हिंट जरूर देता हूं मैं कि यार आपको अगर यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन या फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है तो एटलीस्ट किस पॉइंट तक आपने चीजें याद करनी चाहिए। आपने यहाँ पे स्लोप की वैल्यू एटलीस्ट याद कर लेनी चाहिए। स्लोप किस पॉइंट पे? एट दैट पॉइंट जहां पर पैरामीटर की वैल्यू t के बराबर है। ठीक है, मतलब यहां पर t की वैल्यू आप 2 ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, हम t के टर्म्स में यहां पे जो है स्लोप निकाल के देखना चाह रहे हैं। स्लोप किसका? ऑब्वियसली टेंजेंट का। ठीक है, और वो कैसे करेंगे? डेरिवेटिव की मदद से करके रखेंगे। ठीक है, तो आपके उसमें जो हाइपरबोला की इक्वेशन है वो क्या है? xy इक्वल टू c स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा y प्लस x dy बाई dx। ये हो जाएगा 0 के बराबर। मतलब आपका जो dy बाई dx है जिसको हम स्लोप बोल रहे हैं वो हो गया आपका माइनस y अपॉन x के बराबर। लेकिन आपको क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर कैलकुलेशन करनी है तो आप यहाँ पे PT क्या डिफाइन कर रहे हो? ct कॉमा c बाई टी। तो आप यहाँ पे अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे? आगे फर्दर कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी? dy बाई dx ये हो जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे c अपॉन टी के बराबर, और x की वैल्यू कितनी आ रही है? c इंटू टी के बराबर। तो यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा और आपका dy बाई dx का जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। इतना काम आप याद रखो। पूरी की पूरी टेंजेंट की इक्वेशन याद रखने से अच्छा है कि आप ये फॉर्मेट में dy बाई dx याद कर लो, क्योंकि आपने अगर dy बाई dx याद कर लिया है तो आपने यहाँ पे अननोइंगली स्लोप ऑफ नॉर्मल भी याद कर लिया है। यस और नो? देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो dy बाई dx आ चुका है ये क्या है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है।
क्लियर है? आपको यहाँ पे स्लोप पता है, आपको पॉइंट पता है, तो पॉइंट और स्लोप का यूज करके आप इक्वेशन तो पक्के से लिख सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखो, ये टी स्क्वायर याद करना बहुत ही आसान है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में बच्चों हमने जो यहाँ पे पढ़ना था सब कुछ पढ़ लिया है। आपको मैंने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से जो हाइपरबोला का अंडरस्टैंडिंग है वो दे दिया है। ठीक है, तो अब किसी ने भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ वैसा ही चल रहा है यहाँ पर। लेकिन देखो यहाँ पे हमने कैसा दिमाग लगाया, यहाँ पर हमने बोला कि आपने अगर यहाँ पे चीजों को रोटेट भी कर दिया है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टेंसेस तो चेंज नहीं होंगे। जो डिस्टेंसेस हैं फोकस के और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो a इंटू ई के ही बराबर होगा। अब यहाँ पे a क्या है? वर्टेक्स का डिस्टेंस। तो वर्टेक्स का डिस्टेंस जो हमारे पास था उसके अंदर हमने e मल्टीप्लाई करके फोकस का डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर डिस्टेंसेस, अगर आप चीजों को रोटेट करते हो, उठा के कहीं और रख देते हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? डिस्टेंसेस और आपके लेंथ चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट्स अलग से पढ़ लिए। क्लियर हुआ? ऑलराइट, चलो तो काफी वेट करने के बाद 45 मिनट्स के बाद आपको यहां पर पहला क्वेश्चन मिल रहा है। पहला क्वेश्चन ट्राई करें सारे बच्चे। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एसिम्प्टोट्स एंड एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे काफी कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन बच्चों हमारा हो गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का ये रहा। ठीक है, सोच के देखो कि आप इसको कर सकते हो टैकल। फोकस प्लस माइनस 2c कॉमा प्लस माइनस 2c होगा। फोकस का डिस्टेंस यहाँ पे प्लस माइनस फोकस का डिस्टेंस 2c के बराबर होगा। माहिर देखें इसका कैलकुलेशन। चलो तो यहां पर आपका जो कैलकुलेशन कैसे होने वाला है बच्चों, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एसिम्प्टोट्स एंड एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला दैट। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो और आप अगर यहां पे जो जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो यूज करोगे तो आंसर तो तब भी आएगा। लेकिन यहां पर हम समथिंग जिसको हम यहां पे प्लस पे बच्चे बोलते हैं निंजा टेक्निक, वो यूज करने की कोशिश करते हैं कि यार हम इसको क्या कम मेहनत करके भी आंसर निकालने के लायक बन सकते हैं क्या, है ना? क्योंकि यहां पर इसने बोला एनी टेंजेंट, तो मैं अपने हिसाब से अपनी पसंद की टेंजेंट ले लेता हूं। क्योंकि अगर किसी भी टेंजेंट के लिए अगर आपको कांस्टेंट आंसर ही अल्टीमेटली मिल रहा है तो मेरी पसंद के टेंजेंट के साथ में मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं ना। क्लियर हो रहा है? ये सारे टेक्निक्स आपको यूज करते आना चाहिए अगर आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करना है तो, और मेरे ख्याल से बच्चे करते भी होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊंगा तो आप खुद ही मानोगे कि हाँ सर हम भी तो यही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे आप? कि आपके पास में जो यहां पर हाइपरबोला है, ठीक है, आप अगर टेंजेंट बनाना ही चाह रहे हो तो एक टेंजेंट बनाओ विच इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। अगर आप यहां पे टेंजेंट एट वर्टेक्स बनाओगे तो आपके जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स आएंगे उनका कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स का यहां पे वैल्यू क्या होगा यहां पर, क्योंकि आपके पास में वर्टेक्स ए पॉइंट पे है तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू ए। अगर यहां पर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाह रहे हो एसिम्प्टोट के साथ में, तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या है? एसिम्प्टोट की इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स। अगर y इज इक्वल टू एक्स आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स अगर आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन है और x की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है a है, तो y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। ठीक है, तो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स बड़े आसानी से निकल के आ गए। आपका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हो जाएगा a कॉमा ए, और उसी लॉजिक से नीचे वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आपका हो जाएगा a कॉमा माइनस ए। और आपका ऑलरेडी यहाँ पे जो ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स बनने वाला है जिसका एरिया आपको निकालना है वो तो 0,0 है ही, क्योंकि एसिम्प्टोट्स तो वहीं से बनी है। ठीक है, तो आपके पास में एक बहुत ही नीट ट्राइंगल बन रहा है जिसका एरिया निकालना वो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप यहां पर क्या देखोगे कि यार मैं अगर इस ट्राइंगल का बेस ये वर्टिकल वाला बेस मान रहा हूं, ठीक है, सो ये बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये बेस का वैल्यू आ जाएगा 2a के बराबर, a ऊपर a नीचे, a ऊपर a नीचे। ठीक है, तो बेस कितना हो गया? 2a के बराबर। और आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो कहां से? ओरिजिन से इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप, वो ऑल्टीट्यूड कितना होगा? a डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अब यहां पे एरिया निकालना किसी के मतलब मुश्किल काम है क्या? सभी निकाल सकते हैं। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 2 कैंसिल करो, आपका आंसर a स्क्वायर आएगा विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत सारे ए दिख रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया बच्चों। ऑलराइट, और करते हैं यहां पे और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहां पर फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे उन्होंने थोड़ा सा लोकस वोकस का फंडा इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन यहां पे ध्यान से देखें सारे बच्चे कि जो यहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको दिया गया है उसका फॉर्मेट xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाला नहीं है,
ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला है, विच इज एज गुड एज आवर स्टैंडर्ड हाइपरबोला। सो आप तो अपने दिमाग में इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला मान के सॉल्व कर दो, ठीक है, क्योंकि वो हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके साथ में हम यूज टू हैं। यहां पे उस रेक्टेंगुलर वर्ड आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ए इक्वल टू बी तो हो गया ना, तो मैं उसके हिसाब से अपने चेंजेस कर लूंगा। क्या बोल रहा है यहां पे, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, नॉर्मल कॉर्ड is one hint that we are getting and midpoint is another hint that we are getting, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब आपको नॉर्मल का इक्वेशन भी लिखना चाहिए, आपने यहां पे मिड पॉइंट वाला जो t इक्वल टू s1 वाला इक्वेशन है वो भी लिखना चाहिए और दोनों को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि लोकस आपको मिड पॉइंट का पूछा गया है, मतलब आप यहां पे मिड पॉइंट का जो वैल्यू है वो कितना मानोगे, मिड पॉइंट का वैल्यू आप यहां पे एग्जैक्टली h, k मानोगे, ठीक है। तो आपके पास में एक हाइपरबोला है, दिया हुआ क्या है कि आप अगर यहां पे एक नॉर्मल कॉर्ड बनाते हो, यहां पे आपने 90 डिग्री बनाया, ठीक है। सो ये कॉर्ड जो है कहीं ना कहीं जाके दोनों इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट भी आएगा, इस पी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है। सो लेट अस कंसीडर दिस पी पॉइंट एज h, k। अब इस ए बी का इक्वेशन में दो तरीके से लिख सकता हूं, एक तो मैं स्लो फॉर्मेट में नॉर्मल बना है इसलिए इक्वेशन लिख सकता हूं, और क्योंकि ये पी मिड पॉइंट है इसलिए इस कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकता हूं। किसी बच्चे ने यहां पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहां पर कॉर्ड बनाते समय आप हाइपरबोला के अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर भी एंड पॉइंट्स लोगे तो भी चलेगा, सेम ब्रांच के ऊपर एंड पॉइंट होना जरूरी नहीं है। ये तो आपका कॉर्ड है ही, ये तो आपका जो नीचे मैंने बाद में बनाया वो तो कॉर्ड है ही, उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो पहले बनाया हुआ है वो भी कॉर्ड है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज बाय दैट। काफी यहां पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि दोनों, क्योंकि आपके हाइपरबोला ही है, दोनों ब्रांचेस बेसिकली हाइपरबोला ही है, तो आप यहां और वहां भी यहां पे अपना पॉइंट ले सकते हो। क्लियर हो रहा है? ओके, तो आप यहां पे क्या देखोगे, आप यहां पे पहले t इज इक्वल टू s1 लिख लो, वो आसान होता है, t इज इक्वल टू s1। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, t कैसे लिखते हैं, h, k की मदद से अपने कर्व को इसको ट्रांसफॉर्म करो तो कितना हो जाएगा, ये hx माइनस ky माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, ओ 0 नहीं है, सॉरी s1 लिखना है ना आगे, ठीक है। सो आपका राइट साइड में कितना जाएगा, राइट साइड में जाएगा आपका वैल्यू h, k डायरेक्टली डाल दूं, h, k अगर मैं डायरेक्टली डालूंगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओहो, ये कितना होना चाहिए, h और k होना चाहिए, क्योंकि मैंने वैल्यूज डाल दिए, ठीक है। तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो यहां से एक चीज तो कैंसिल हो रही है, सो हमारे पास में एक बढ़िया सी इक्वेशन आ रही है। मैं इसको लिखना चाह रहा हूं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में। मेरा पर्पस शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल कॉर्ड का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन मुझे यहां पे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में ही पता होता है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये ky वाला टर्म राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं और k से फिर डिवाइड कर देते हैं, ताकि आपके इसमें ऐसा इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू h बाई k इंटू एक्स एंड माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन k। ये आपका t इज इक्वल टू s1 मतलब इक्वेशन ऑफ ए बी है, ये आपका इक्वेशन ऑफ ए बी है। लेकिन क्योंकि ए बी आपका नॉर्मल भी है, तो यहां पे नॉर्मल के फंडे से मैं फिर से क्या कर रहा हूं, आपका ए बी का ही इक्वेशन लिख रहा हूं, और वो कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन है। लेकिन यहां पर मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, बेसिक, कि यार इस क्वेश्चन में आपके पास में a और b का वैल्यू तो इक्वल है, तो यहां पे b तो आपको नजर आना ही नहीं चाहिए, ये भी a स्क्वायर ही है। अगर ये आपका a स्क्वायर तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना। तो वो लिखते हैं यहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस m के साथ में आ गया है 2a स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, अगर यहां पर b स्क्वायर है नहीं है, a स्क्वायर ही है, तो a स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके एक सिंगल a बनेगा, तो आपके पास में a अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एम स्क्वायर बचेगा, एक a कर दो कैंसिल। तो आपका फाइनल नॉर्मल का इक्वेशन ये है जिसके साथ में आपको कंपेयर चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास में कंपैरिजन के लिए क्या अवेलेबल है, आपके पास में ये ब्लू वाली इक्वेशन अवेलेबल है, ठीक है। वो क्या है, y इज इक्वल टू h बाई के इंटू एक्स, h बाई के इंटू एक्स माइनस माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन k, ठीक है। तो यहां से हमें सबसे पहले क्या समझ में आता है, यार m की वैल्यू तो h बाई के हम यूज कर सकते हैं, और क्या समझ में आता है कि ये दोनों वैल्यूज भी आपस में इक्वल होना चाहिए। सो लेट अस क्रिएट अ सिंगल इक्वेशन। सिंगल इक्वेशन कैसे बनेगी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन m की जगह ये डाला जा सकता है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, ये 2a इंटू एच बाई के अपॉन अंडर रूट के अंदर
1 माइनस एच बाई के का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला क्वांटिटी, ये कितना है माइनस ऑफ, आगे यहां पे प्लस माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वो क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर होने वाला है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आने के बाद में अब आप क्या देख पा रहे हो कि आपके पास में ऑलरेडी एच और के में रिलेशन आ चुका है। आपका एच और के में जो रिलेशन आया है उसी को तो आप लोकस बोलते हो। लोकस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही तो होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पे स्क्वायर करके आपका आंसर एक बार में दिखाई देने लग जाएगा आपको। दोनों साइड स्क्वायर किया जाए बच्चों, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। नीचे क्या हो रहा है, नीचे पहले तो एलसीएम लेके मैं क्या बना सकता हूं, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है तो अंडर रूट का वैल्यू यहां से हट गया है। राइट साइड में क्योंकि स्क्वायर किया है तो माइनस साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आ गया के स्क्वायर। सो पहले तो ये दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, उधर वाला के स्क्वायर लेफ्ट में मल्टीप्लाई होके 4a स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर बनाएगा, और क्योंकि ये आपके पास में ऑलरेडी एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर है, यहां पर भी आपके पास में के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है, तो इसको आप के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आगे पीछे कर लो और के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख लो। एंड व्हाट विल दैट गिव अस, that will give us the final answer to this question, which is y square minus x square का whole cube is equal to 4a square x square y square। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लोकस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से अब किसी भी बच्चे को दिमाग पे जोर डालना नहीं पड़ता होगा। लोकस का क्वेश्चन सॉल्व अगर करना है तो हमने कुछ तो सेट अप्रोचेस यहाँ पे बहुत मेहनत करके डेवलप कर ली हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बच्चों कम से कम 2.5 महीने कोनिक सेक्शंस के ऊपर काम किया है ना, बहुत टाइम से हम यहाँ पे कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं। किसी ने अगर मिस किया है तो पैराबोला, हाइपरबोला सब कुछ देखना चाहिए उस बच्चे ने, और स्ट्रेट लाइन सर्कल हम उससे भी पहले से कर रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे सारे ही बच्चे मुझे लगता है कंफर्टेबल हो गए होंगे इन सब कंसेप्ट के साथ में, इन सब इक्वेशंस के साथ में। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, लोकस का आंसर आपका निकल के आ रहा है ए। ठीक है, जल्दी से और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। हाँ, इसका आंसर तो यश बता रहा है, जतिन बता रहा है, काफी बच्चे इसका आंसर ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। Next question is this, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Now this question has the equation xy is equal to c square. For the first time we are getting a question जिसमें इसके साथ में डील करना है हमें, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, so let us try and see कि यार इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। The normal to the hyperbola xy is equal to c square, इसका नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है एट पॉइंट t। अच्छा, तो ये अच्छा हो गया, आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो पॉइंट है उसका पैरामीटर t है ऐसा गिवन है, नॉर्मल इसके ऊपर लिखना है मुझे। अगर मुझे इसके ऊपर नॉर्मल लिखना है तो मुझे पता है यार पॉइंट P का यहाँ पे एक्सपांडेड एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉइंट 2 को मैं लिख सकता हूँ ct कॉमा c बाई टी, और क्योंकि मुझे नॉर्मल लिखना है तो मुझे नॉर्मल का स्लोप भी चाहिए होगा, और नॉर्मल का स्लोप हमने अभी अभी याद किया था टी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना मेरे लिए बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपके साथ में y माइनस दिस, लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने की जरूरत है क्या, पता नहीं, लिख के देखते हैं एक बार। y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। ठीक है, लिख के रख लेते हैं। अगर किसी को याद करना है तो याली इक्वेशन याद कर लेना, ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आगे क्या दिया है, द नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस नॉर्मल एट पॉइंट टी मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट टी डैश, मीट्स द कर्व अगेन एट टी डैश। ठीक है, तो यहां पर हम अपना फिगर कैसे इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर फिगर इमेजिन करेंगे तो आगे कैलकुलेशन आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो जल्दी से एक बार पहले फिगर देख लो। आपके पास में एक हाइपरबोला है विच इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वी नो ऑफ। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे, नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट पॉइंट टी मीट्स द कर्व अगेन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया पॉइंट पी टी के ऊपर, वो फिर से जाके कर्व को कट कर रहा है टी डैश पे। ठीक है, हाँ, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन की एक्चुअली आपको जरूरत नहीं है। आप किससे काम चला सकते हो, केवल स्लोप के आंसर से यहाँ पे काम चला सकते हो। आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि अगर ये टी डैश पे जाके आगे कट कर रहा है, देन आप यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्मेट से जो पी क्यू का स्लोप निकालोगे वो स्लोप ऑफ नॉर्मल के ही बराबर होना चाहिए। क्योंकि इस बी लाइन का, इस ब्लू लाइन का इक्वेशन लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं नॉर्मल का कंसेप्ट यूज करके इक्वेशन लिख लूं, या फिर मैं 2 पॉइंट फॉर्मेट का यूज करके इक्वेशन लिख लूं। लेकिन पूरी इक्वेशन भी क्यों लिखूं, अगर मुझे कंपेयर ही करना है तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे स्लोप्स को इक्वेट करके भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक तरीके से स्लोप लिखते आता है टी स्क्वायर, दूसरे तरीके से हम स्लोप अपना निकाल लेते हैं पी क्यू की मदद से। तो आपका जो पी पॉइंट है वो कितना है, सी टी कॉमा सी बाई टी, और आपका जो यहाँ पे क्यू पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, सी टी डैश अपॉन सी टी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू लिखना बहुत ही आसान है, y2 माइनस y1 सी अपॉन टी डैश माइनस सी अपॉन टी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 सी टी डैश माइनस सी टी।
ठीक है, तो पहले तो यहां से सी कैंसिल करते हैं और यहां पे एलसीएम लेके देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी कैंसिल करने के बाद में टी माइनस टी डैश अपॉन आएगा T1 T2, सॉरी T1 T2 नहीं T डैश, ठीक है, टी डैश एलसीएम से आया और आपका नीचे ऑलरेडी ब्रैकेट क्या एग्जिस्ट करता है, टी डैश माइनस टी, आपका ब्रैकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां से क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है, अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इनको मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि ये इक्वल नहीं हो सकते, टी और टी डैश इक्वल नहीं है ना, जीरो को कैंसिल करना अलाउड नहीं होता, लेकिन बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो एम स्लोप ऑफ पी क्यू है वो अल्टीमेटली कितना आया, -1 अपॉन टी डैश आया। लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन क्या यूज करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कंडीशन डायरेक्टली यूज करना चाह रहे हैं कि ये तो टी स्क्वायर के स्लोप के बराबर है, टी स्क्वायर के वैल्यू के बराबर है। सिंस स्लोप ऑफ पी क्यू इज सेम एज स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आप यहां पे लिखोगे -1 अपॉन टी डैश शुड बी इक्वल टू टी स्क्वायर एंड दैट विल गिव अस द फाइनल रिजल्ट कि टी क्यूब इंटू टी डैश शुड बी इक्वल टू -1, टी क्यूब इंटू टी डैश इज इक्वल टू -1। ये आप रिजल्ट जैसा भी याद कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रहा है? यस। सो बच्चों आज हमने जो यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं वो थोड़े से हटके कंसेप्ट थे, होपफुली आपको यहाँ पे बातें जो हैं पूरी तरह से समझ में आ गई हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ पे और इंप्रूवमेंट लग रहा है कि हो सकता है, देन अनअकैडमी प्लस इज समथिंग दैट यू ऑल शुड थिंक अबाउट। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन होगा, आप वहां पे अपने डाउट क्लियर कर पाओगे, आप वहां पे जो है जो मटेरियल टीचर दे रहे हैं उनको सॉल्व कर पाओगे, आप वहां पे टेस्ट सीरीज देके पता कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको अगर यूज करने को मिलेंगे तो मुझे लगता है आपका रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक फिनिशिंग टच मिल जाएगा अपने जो चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होने हैं उनके ऊपर। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, लेकिन और इंप्रूवमेंट का जो यहां पे स्कोप है दैट इज पॉसिबल बाय यूजिंग सच फैसिलिटीज व्हिच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस। ठीक है, अनअकैडमी प्लस अगर किसी को भी ज्वाइन करना है आप यहां पे यूज कर सकते हो समीर लाइव कोड, इससे बेसिकली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा विच विल मेक योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इवन लेसर। और मुझे पता चलता है कि यार यहाँ पर बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स की वजह से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हैं और उनको मैथमेटिक्स पे मेन फोकस देने की जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, आप यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन के लेंथ है वो खुद से डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि एक महीने में आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे तो 2 साल पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे 24 महीने का भी सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और जब भी आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाय करोगे उस दिन से आपके 24 महीने काउंट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, सो ऐसा कभी मत सोचना कि आप यहाँ पे 15 तारीख को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इस महीने में 15 ही दिन मिलेंगे जनवरी के, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं पर नहीं होता है। यहाँ पर आपके उसमें 15 से 15 हो जाएगा अगर आप 15 तारीख को ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पर आपको 1 महीने तक पढ़ना है, 3 महीने तक पढ़ना है, 6 महीने तक पढ़ना है। इट डिपेंड्स कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच चुकी है और आप कितना आगे अभी और पढ़ने वाले हो। ठीक है, ओके। और बच्चों आपका अनअकैडमी जेई चैनल तो इस तरह से चलता ही रहेगा, सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी जेई चैनल आपने अगर अभी भी वो नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपके यहाँ पे होने वाले कोई भी सेशन मिस आउट ना हो। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड सेशंस ऑफ ऑल द टीचर्स, जयंत सर, पारस सर, नमो सर, मैं यहाँ पे जो भी सेशन ले रहे हैं कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये तो हमें पहले से पता था, या फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये अगर मैं नहीं पता करता तो भी चल जाता। यहाँ पर जो भी चीजें डिस्कस हो रही हैं बहुत ही कंसाइज तरीके से टू द पॉइंट डिस्कस हो रही हैं ताकि आपको अपने एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स। सारे लेक्चर्स बच्चों आप अटेंड करोगे तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इक्वली अच्छा होगा एंड दैट इज द इजीएस्ट वे टू स्कोर ओवरऑल गुड मार्क्स इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, आप केवल मैथ्स करके जाओगे कुछ नहीं होने वाला, केवल फिजिक्स करके जाओगे कुछ नहीं होने वाला, केवल केमिस्ट्री के दम पे जाओगे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने अगर तीनों सब्जेक्ट इक्वली पढ़ लिए, ठीक है, तो सोचो यहाँ पे कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पे 150 नंबर लाना कितना आसान है। आप यहाँ पे केमिस्ट्री में 50, मैथ्स में 50 और केवल फिजिक्स में 50 ही स्कोर करोगे तो भी आपके 150 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ 300। ठीक है, और अगर थोड़ा सा पुश करते हो किसी एक सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट को, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से 200 वाला मार्क टच कर सकते हो आउट ऑफ 300। ठीक है, नाउ अगर आप ये थिंकिंग रखते हो तो आपने यहाँ पे सारे लेक्चर्स बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बच्चों ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करो, यूज करो #JLiveDaily ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएं और ये जो रिवॉल्यूशन है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचना चाहिए, इस मकसद को हम पूरा कर पाए काफी जल्दी। ठीक है, चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हर बार की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।